Okay, so we started with a new topic that is heat engines. मैंने कल आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कार्नोट्स इंजन का. कार्नोट्स इंजन is nothing but a heat engine. So we will go in details of heat engine today. This is topic 4.8 heat engines. थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते वक्त पहला ही सेंटेंस अगर मैंने कुछ बताया था तो वो था कि थर्मोडायनामिक्स स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड द अदर वे अराउंड, वाइस वर्सा, राइट. तो एग्जैक्टली हीट का कन्वर्जन वर्क में करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको आप बोलते हो हीट इंजन्स, राइट. सो हीट इंजन्स basically are designed to convert heat into work. So basically I will start with very basic thing here. What is a heat engine? मैंने जैसे बताया, heat engine is a device which converts heat into work. So it is a device which converts heat into work. अब डायरेक्टली हीट का कन्वर्जन वर्क में होता नहीं है, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. सो दिस प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच जो भी आपके पास सिस्टम है जिसको आप वर्किंग सब्सटेंस बोलते हो, हम आगे देखेंगे, इट गोज थ्रू सर्टेन स्टेजेस. सो heat engine transforms heat into work through some steps and it is a cyclic process. So this is very important for you to know. So it goes through some stages. The heat engine goes through some stages and it performs cyclic process. When I say cyclic मतलब हमेशा initial state of the system and final state of the system will be the same. जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म होगा. So it goes through some stages and it performs cyclic process. राइट. तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए. बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन, जस्ट अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क. एंड बाय द वे, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर? Transducer, what is a transducer? Transducer is a device which converts one form of energy into another form. Okay, example, this microphone is a transducer. मैं जब बोल रहा हूं तो longitudinal waves energy, mechanical energy is converted into electrical signal, electrical energy. तो वैसे ही हीट इंजन भी बोल सकते हो ट्रांसड्यूसर है जो हीट को वर्क में convert कर रहा है. So it goes through some stages and performs cyclic process. Then you should know how it works. मैंने कल आपको बताया था बेसिक वर्किंग, वेरी बेसिक वर्किंग. अगर आपको याद होगा कल हमने कार्नोट्स इंजन डिस्कस किया था. तो क्या होता है कार्नोट्स इंजन में? हीट इज एब्सॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस मतलब सिस्टम फ्रॉम अ सोर्स मतलब रिजर्वायर. देन दैट heat absorbed, a part of the heat absorbed is used to do work. जो heat बच गया वो कहां जाएगा? To the sink. तो in short, heat engine में क्या होता है? Basically, the working substance मतलब गैस है यहाँ पे. Working substance absorbs some amount of heat from the source. From the source मतलब from the reservoir here. अभी इसको source बोलो या इसको heat reservoir बोलो, it's the same thing. So it absorbs some amount of heat from the source. Okay. A part of the heat absorbed is used to perform work, to do work, to perform work, and the remaining is rejected to the sink. And the remaining is rejected to the sink. तो आपको हर एक स्टेज पता होना चाहिए.
ये हम लोग हीट इंजन इन जनरल बात कर रहे हैं. कार्नोट्स इंजन वाज अ स्पेशल, मतलब व्हाट्स अ टाइप ऑफ अ हीट इंजन. तो हीट इंजन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं. yesterday we discussed a specific case just to give you a rough idea. हम आज स्ट्रिक्टली वी विल गो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. तो हम लोग पहले हीट इंजन क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, हीट इंजन क्या होता है, उसके बाद ये साइक्लिक प्रोसेस है, एंड देन वर्किंग इन शॉर्ट. डिटेल हम देखेंगे बाद में. वी विल आल्सो गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, राइट. तो किसी भी एग्जाम में थ्योरी पेपर में जब क्वेश्चन आया, अगर राइट अ नोट ऑन हीट इंजन, तो यू हैव टू डू ऑल दिस स्टेप्स, यू हैव टू एक्सप्लेन वन बाय वन. ऐसा करने से आपको याद भी रहेगा. तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इसका. तो अगर आपको याद होगा, हमने कल जो कार्नोट्स इंजन लिया था, वो हीट इंजन का टाइप है. उसमें आपके पास उस इंजन में क्या क्या था. यू हैड वन सोर्स ऑफ हीट, you had one reservoir, you had a working substance, and you had a container cylinder fitted with movable massless frictionless piston, जिसमें आपने वर्किंग सब्सटेंस को फिल करके रखा था. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ अ हीट इंजन. So basically what I am training you to do in today's lecture is, आज का लेक्चर स्पेसिफिकली डिजाइन है, I could have skipped क्योंकि you know this is not there for this year, but anyways, कभी भी theoretical topic फिजिक्स में याद कैसे रखा जाता है विदाउट रटिफिकेशन. यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. आपको एक बार बेसिक पता है, तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन. मशीन में पार्ट्स होंगे, उस पार्ट्स को एलिमेंट बोलोगे, तो एक एक करके एलिमेंट्स. पहला एलिमेंट अ वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस, जैसे मैंने बोला आपको, वर्किंग सब्सटेंस इज नॉर्मली अ गैस. इसको आप सिस्टम भी बोलते हो. सो वर्किंग सब्सटेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम. आपको पता है आइडियल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस होता है आइडियल गैस. सो वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस फॉर एन आइडियल इंजन. आइडियल इंजन क्या होता है, यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल. मैं बता देता हूं पहले. देखो, नॉर्मली आइडियल इंजन इज अ इंजन हुज एफिशिएंसी इज 1. अभी एफिशिएंसी क्या आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, बट बाय द वे उसका मतलब ये होता है कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया है हमने रिजर्वायर से, पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए. दैट इज एन आइडियल इंजन. सो आइडियल इंजन इज एन इंजन विच विल कंप्लीटली कन्वर्ट हीट एब्जॉर्ब इनटू वर्क. प्रैक्टिकल इंजन ऐसा नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल इंजन के लिए पॉसिबल नहीं है. सो अगर आप बोल रहे हो कि वर्किंग सब्सटेंस आइडियल इंजन में क्या है, तो इट इज आइडियल गैस. ओके, नाउ आप जो ऑटोमोबाइल्स यूज करते हो, बीट कार्स, बीट टू व्हीलर्स, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिक सेगमेंट छोड़ के, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे. सो इन दैट केस, व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस फॉर योर टू व्हीलर्स? जब गाड़ी बंद हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ पंचर ऑफ कोर्स, when the fuel indicator shows 0, what do you go and fill? Petrol. So working substance for a practical engine like अब पेट्रोल को we call as gasoline. So like gasoline or diesel engine is, you know what is working substance here? Of course petrol and diesel. लेकिन पेट्रोल एंड डीजल इज नथिंग बट फ्यूल वेपर, क्योंकि आप जब उसको टैंक को रिफिल करते हो, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म. जब इंजन अपना काम स्टार्ट करता है, तो वो पहले
उसको बर्न करता है। बर्न करता है मतलब सुना होगा ना, गाड़ी में बाइक्स यूज करते हो आप लोग दिस वे, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, बजाज पल्सर, DTSI। So what is that? Basically you burn fuel। तो फ्यूल मतलब पेट्रोल या डीजल का वेपर बनता है along with air that acts as working substance। So working substance for a practical engine like gasoline or diesel engine is fuel vapor along with air। So this is working substance for a practical engine। और आपको पता होगा स्टीम इंजन भी आते हैं, तो स्टीम इंजन में व्हाट इज वर्किंग सब्सटेंस? ऑफ कोर्स स्टीम। सो वर्किंग सब्सटेंस फॉर अ स्टीम इंजन इज स्टीम। स्टीम मतलब वाटर वेपर बेसिकली। ओके, so this is something you need to know। ये हो गया पहला एलिमेंट। then you have second element। second element is hot and cold reservoir, जिसको आपने source and sink बोला था। तो टोटल एक्चुअली 4 ब्लॉक्स होते हैं, बट वी विल कंबाइन 2 ऑफ देम। we'll say hot and cold reservoir। okay, this is something you need to know। hot reservoir मतलब क्या? what is hot reservoir? मैंने कल बताया था। what is hot reservoir? what is hot reservoir? मैंने कल आपको बताया था। what is hot reservoir? हीट कहां से आएगा? हीट कहां से आएगा? हीट कहां से आएगा? सोर्स। और कोल्ड रिजर्वायर इज सिंक। तो इसके 2-3 नाम है, तो हम लोग बोल देंगे इसको हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, और यू कैन से इट इज सोर्स एंड सिंक। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद है तो कल मैंने बताया था कि हॉट रिजर्वायर मतलब सोर्स हैज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट इज ऑलवेज एट सम हायर टेम्परेचर, जिसको T1 या TH बोलो। doesn't matter if you take out some amount of heat, थोड़ा हीट निकाल भी लिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, because it has infinite amount of heat। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। you can say hot reservoir, I will not use this word again, I will say source। hot reservoir or source contains or has large amount of heat। large amount of heat। It is always at constant higher temperature, जिसको या तो आप TH बोल सकते हो, I will prefer to call it as T1। okay, तो doesn't matter if you take out some heat, उसका हमेशा टेम्परेचर सेम रहेगा। then क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके बात कर रहे हैं हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, तो सिंक। व्हाट इज सिंक? कैसे डिफाइन करोगे सिंक को? सिंक, व्हाट इज सिंक? सिंक हैज एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ absorbing large amount of heat, and it is always at a constant lower temperature। so sink has the ability to absorb large amount of heat without change in temperature। या तो ठीक है, this is also fine। okay, अगर हम बोल देंगे it is always at constant lower temperature, इसका मतलब आपने बता दिया कि अमाउंट ऑफ हीट लेने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो डजंट मैटर। सो इट इज ऑलवेज एट कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर, जिसको आप या तो TC से, आई विल प्रेफर टू डिनोटेड बाय T2।
Okay, so you have source, you have sink, source, sink. Second element, hot and cold reservoir. Okay, then what is left? आपने वर्किंग सब्सटेंस बता दिया, आपने हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर बता दिया, क्या रह गया? अब वर्किंग सब्सटेंस को किस में डाला था? हवा में छोड़ दिया। वर्किंग सब्सटेंस को कंटेनर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर में क्या फिट किया था आपने? पिस्टन। एंड द थर्ड पार्ट इज सिलेंडर। आप जब व्हीकल को बंद करते हो तो अगर आप शांति से वहां पे रुक के सुनोगे तो थोड़ा थोड़ा आवाज आता है, टिक टिक टिक, दैट इज नथिंग बट motion of piston. It is trying to stop, right? So piston, it should be movable because piston is moving, it creates that sound. So cylinder contains working substance. It consists of क्या क्या है इसमें? It consists of a movable, massless and frictionless piston. By the way, practical heat engine में piston cannot be massless. Practical heat engine में piston cannot be frictionless also. इसलिए आप वो गाड़ी में ऑयल डालते हो to reduce friction. गाड़ी में ऑयल नहीं डाला तो बोलते हैं कि अरे इंजन ब्लॉक हो गया. What do you mean by engine block हो गया? You did not fill a lubricant which will reduce friction. अगर वैसा नहीं करोगे और गाड़ी अगर आपने बहुत साल तक चलाई नहीं, वैसे ही रखा रहा, तो even in that case it gets blocked. Okay, so in reality piston is not frictionless, it is not massless. Of course it is movable. मूव नहीं होगा तो फिर गैस एक्सपांड नहीं होगा, गैस कंप्रेस नहीं होगा, हीट का कन्वर्जन वर्क में नहीं होगा, नथिंग नथिंग. सो इट इज यूजलेस इंजन बेसिकली. एफिशिएंसी जीरो. डजंट मैटर हाउ मच यू पेट्रोल यू पुट इट इनसाइड, कुछ नहीं होने वाला. तो ऑफ कोर्स मूवेबल तो होता ही होता है, बट प्रैक्टिकल इंजिन्स में मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन यू कैनॉट हैव. ये आइडियल केस की बात चल रही है यहाँ पे. देन ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ हीट इंजन. तो स्टार्ट कहां से किया था हमने? बाय बेसिकली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हीट इंजन. इन शॉर्ट एक्सप्लेनिंग कि क्या करेगा. इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट. Part of the heat absorbed will be converted to work and the remaining part is given back to the surrounding, मतलब to the sink basically. Then इसके तीन elements है. Now there are many types of heat engines. अब उसमें से मतलब जितने भी टाइप के हीट इंजन होंगे उसको ब्रॉडली आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो. टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स. Broadly you classify into two types. एक होता है external combustion engine. अब external combustion engine में क्या होता है? जो वर्किंग सब्सटेंस है इसका हीटिंग ये एक्सटर्नली होता है. जैसे स्टीम इंजन में आप स्टीम बाहर क्रिएट करते हो, उसको आप इंजन में सप्लाई करते हो, right? So in external combustion engine the working substance is heated externally and not inside the engine. How many of you know or have seen or read about first steam engine? पढ़ा है कहीं? एक steam engine था जिसपे रेलवे चलाया था, ट्रेन, right? So that type of engine was external combustion engine क्योंकि वहां पे steam को externally heat किया था and then it was supplied into the system. Steam पे कार भी चलाई है by the way. So they have tried also. So external combustion engine is in this type of engine. In this type of engine, as you know, working substance is heated externally. दूसरा type, of course you can now make a guess.
इंटरनल कंबशन इंजन, आपके जितने भी डीजल या पेट्रोल पे चलने वाले इंजन है, दे आर ऑल इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसा हम करते हैं कि पेट्रोल को बाहर से जला के फिर सप्लाई किया, करना मत, इट विल बी एक्सप्लोडिंग। सो से कि आई टोल्ड यू टू डू एक्सपेरिमेंट, डोंट डू दैट। सो इंटरनल कंबशन इंजन, इन दिस टाइप ऑफ इंजन working substance is heated internally, is heated internally. Many example, तो example भी लिख दो, you can also always put example यहाँ पे, you can say example here is steam engine और internal combustion में petrol and diesel engine, so you can just put example also. Example, steam engine, one which works on steam. Electric vehicles do not have any engine, so electric vehicle लिखना मत, electric vehicle no. Example here is petrol or gasoline and diesel engine, right? Then जैसे मैंने आपको बताया, in short, I told you in short what happens is working substance absorbs some amount of heat from the source, part of the heat absorbed is used to perform work and the remaining part is rejected. So basically any heat engine, be it petrol engine, be it diesel engine, basically it performs three steps. कौन से तीन स्टेप? पहला, the working substance, वो क्या करेगा? It will absorb heat. कहां से करेगा? From the source. Very good. Step number 2, some part of the heat absorbed is converted to work. Step number 3, the remaining heat is rejected to the sink, okay, या तो to the environment या तो cold reservoir. तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, इसको, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया. सो एनी इंजन परफॉर्म्स दीज 3 steps. Okay, good. So I am not going to write it down there because you already know. Now, most important thing, topic in this chapter basically for me, okay, diagrammatic representation of heat engine. सबसे इंपॉर्टेंट है ये. आप एक हीट इंजन को, आपने कल एक ब्लॉक डायग्राम देखा था, ओके, एंड आज हमको देखना है हाउ टू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट अ हीट इंजन. ऑलराइट, सो किसी भी हीट इंजन को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको एनर्जी फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं. तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ हीट इंजन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल, और ये काम में आएगा आपके बहुत. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है. वी विल यूज वन ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन. So what you can do is, let us take a source. यहाँ पे हमारे पास एक source है, source of heat. So you have a source of heat, let us say. This is source of heat, let us say. Then you have a sink of heat. This is a sink of heat. Sink of heat. So obviously this is hot reservoir source. मैंने पहले ही बताया, इसका टेम्परेचर विल बी हायर टेम्परेचर TH और T1, whatever you want to write down. This is sink. cold reservoir, इसका टेम्परेचर TC और T2, राइट. अब एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन जब सीखोगे वो इसका उल्टा होता है, हीट इंजन का उल्टा होता है. तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे यू टेक सम पाइपलाइंस, उसको बोलते हैं हीट पाइपलाइन. जैसे गैस का पाइपलाइन होता है वैसे हीट पाइपलाइन. तो यू हैव हीट पाइपलाइन.
something like this. Any engine will absorb some amount of heat from the source. इसको अभी आप QH भी बोल सकते हो because heat is absorbed from higher temperature source. So heat is absorbed, either you can say QH or you can say Q1. Okay, then arrows are important. Arrows उल्टे कर दिए तो physics change हो जाएगा. Then what happens is some amount of work is done and remaining amount of heat, मतलब Q2 or you can say QC, it goes to sink, right? So you have a source जहां से working substance पहला step perform करेगा of absorbing heat. उसने QH या Q1 amount of heat absorb कर लिया. By the way, ये जो pipeline का width है, this width is proportional to the amount of heat absorbed. जितना ज्यादा width दिखाऊंगा उसका मतलब उतना ज्यादा heat absorb हुआ है, right? Then उस heat absorb में से एक part हो गया as work और दूसरा part है heat rejected to the sink. And if you can see, ये जो work pipeline है, ये work pipeline और ये sink pipeline, they are almost of the same width. इसका मतलब ये जो एनर्जी फ्लो डायग्राम मैंने बताया है, यहाँ पे 50% इज कन्वर्टेड टू वर्क एंड 50% इज गोइंग बैक टू द सिंक, राइट? तो ये जो वर्क पाइपलाइन है, दे आर इंपॉर्टेंट. हीट पाइपलाइन बेसिकली एब्जॉर्प्शन का सोर्स पाइपलाइन, सिंक पाइपलाइन एंड वर्क पाइपलाइन, दिस ऑल आर कॉल्ड एज हीट पाइपलाइंस. तो ये जो आप दिखा रहे हो, दिस आर ऑल हीट पाइपलाइंस. This is heat pipeline. This is also heat pipeline. This is also heat pipeline. Correct? तो pipeline क्या है पता होना चाहिए. You should know what is pipeline. और pipeline, this word will appear at many places. Future में भी science में रहोगे तो समझेगा. Pipeline, what is pipeline? I keep on saying कि आपके notes typing में है, मतलब pipeline में मतलब in process है basically. So it is under flow. तो heat is under flow. Correct? यहाँ तक clear. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या कि व्हाट इज, हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ हीट इंजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये ब्लॉक डायग्राम नहीं है. ब्लॉक डायग्राम हमने कल देखा था जिसमें एक सोर्स दिखाया था, फिर एक ब्लॉक बताया था नॉन कंडक्टिंग, फिर एक सिंक था, ऊपर एक सिलेंडर था विद मूवेबल पिस्टन. वो ब्लॉक डायग्राम है. मैंने अगर एग्जाम में पूछा ड्रॉ एनर्जी फ्लो डायग्राम, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो यू हैव टू exactly know that this is energy flow diagram. Okay, then next part is to define a very important parameter which is called as thermal efficiency. And by the way, physics में efficiency ये word कहीं पे भी सुनोगे क्योंकि it appears at many places. बहुत जगह पे आप सुनोगे efficiency, right? तो हमेशा याद रखना जनरल डेफिनेशन ऑफ efficiency, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से. इट इज नॉर्मली आउटपुट बाय इनपुट, राइट? अब अगर आप पावर की बात कर रहे हो तो हाउ मच इज पावर आउटपुट upon power input, that is efficiency. You can also define voltage gain, आएगा आपको लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. voltage gain is also type of efficiency, output voltage to that of input voltage. resistance gain, output resistance to that of input resistance. तो gain और efficiency ये word physics में जहां जहां पे आएगा, always remember output upon input. Good. Now, what was input here? What was input here? Engine में input क्या है? Not petrol that you fill. वो तो heat generate करने के लिए होता है. तो input क्या हुआ फिर? Input क्या है? Heat. Output क्या है? Work. तो यहाँ पे efficiency define करने के लिए आप बोलोगे work output, क्योंकि ये work, you are basically taking out work upon heat input.
So efficiency for any heat engine is the ratio of, it is the ratio of work output to that of heat input. Clear? It is always ratio of work output upon heat input. आपने कितना इनपुट दिया उसके अगेंस्ट में कितना आउटपुट मिला, दैट इज नथिंग बट efficiency. So if you go for mechanical engineering in future, you will always try to design an engine which has efficiency very close to 1. Normally होता नहीं है. Very close to 1 मतलब होता है basically ideal engine. जितना इनपुट दिया उतना का उतना, and that happens when you have exactly no friction. मैंने कहीं लिखा था frictionless, right? तो जब आपके पास ऐसा इंजन है जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और डैम्पिंग फोर्सेस, देन यू कैन प्रैक्टिकली हैव efficiency 1. Anyways, practically ये होता नहीं है, it is not possible, right? So it is a simple ratio of work output to that of heat input. And if you see here, work output is denoted by W and heat input was denoted by either QH or Q1. Correct? Also, if you see arrowheads, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, amount of heat supplied Q1 is equal to work plus Q2. अगर मैं 100 जूल ऑफ हीट ले रहा हूं, वैसे जूल में मेजर नहीं करते, we measure heat in calories, but in any case if I'm taking 100 joule, उसमें से अगर 70 जूल वर्क हुआ तो 30 कहां जाएगा? टू द सिंक. तो वही लिखा है यहाँ पे, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2. Q1 इक्वल टू W प्लस Q2. ऐसा क्यों? लुक एट एरोज. हीट एब्जॉर्ब्ड इज Q1, उसमें से वर्क डन इज W एंड सिंक में बाकी का गया, राइट? तो इफ यू नो दिस, अगर आपको ये पता है तो योर वर्क विल बी सिंपल. कैसे? यू विल से बट Q1 is equal to W plus Q2 and therefore W is equal to Q1 minus Q2 and therefore efficiency eta will be W, which is Q1 minus Q2 upon Q1, which is equal to Q1 by Q1 is 1 minus Q2 by Q1. So this is how you can write efficiency in terms of heat absorbed and in terms of heat rejected to the sink. तो ये equation आपके लिए important है, and that is why I have to teach all this because JEE NEET में इसके बिना चलेगा नहीं, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. You need to know this. Going back to kinetic theory of gases, मैंने आपको बताया था amount of heat actually tells you temperature of the system, right? जिस सिस्टम के पास ज्यादा हीट होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा. वही तो हम बोल रहे हैं, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा बोला है ना हमने. क्यों? क्योंकि सोर्स के पास क्या है? इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हीट. तो आई कैन एक्चुअली राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T1 minus T2 by T1 और 1 minus T2 by T1. तो ये आ गया आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, राइट? आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? तो टू गो अहेड विथ पीवी डायग्राम, हमको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अगर देखना है, उससे पहले यू नीड टू नो ईच एंड एवरी स्टेप हियर. स्पेसिफिकली एनर्जी फ्लो डायग्राम. कहां से हीट लिया, कितना लिया? Q1 और QH. वर्क कितना हुआ? बचा हुआ सिंक को. ओके, राइट. Step number 1, heat engine में first stage is to absorb heat from where? Source. Very good. याद रखना, first step is to absorb heat. Second step is
to convert some part of heat into work. Step 3 is rejecting the heat to the sink. Very good. अगर आपको इतना ये 3 स्टेप्स याद है तो नेक्स्ट टॉपिक will be easy for you, that is heat engine cycle. Heat engine cycle and PV diagram. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइकिल की हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग होगा. कार्नोट के लिए अलग, राइट, पेट्रोल डीजल के लिए अलग, कोई और इंजन होगा उसके लिए अलग. हम यहाँ पे जनरल हीट इंजन साइकिल और हम जनरल पीवी डायग्राम की बात करेंगे. ऑफ कोर्स देयर आर 4 स्ट्रोक्स, यहाँ पे भी 4 स्ट्रोक होंगे, बट हर इंजन सेम तरीके से काम नहीं करता है. सम इंजन्स do isothermal expansion first. Some engines do, they actually, just a minute, before I give you some more details, what do you understand by this? ये PV diagram है. Good. Straight line, volume constant, मतलब this is isocoric process. Some heat engines actually increase temperature of the working substance by absorbing heat, keeping the volume constant. तो जो कार्नोट इंजन मैंने आपको बताया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें वर्किंग सब्सटेंस ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे था, देन इट वाज अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपांशन, मतलब उसने सोर्स से हीट लिया और जितना हीट लिया उतना का उतना वर्क किया, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. उसके बाद क्या था, उसके बाद था एडियाबैटिक एक्सपांशन, मतलब आपने नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक पे रख दिया उसको एंड देन इट वाज एक्सपैंडिंग बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड हेंस द टेम्परेचर वाज गोइंग डाउन. तो मोर और लेस PV diagram of any heat engine more or less is same, but they are not exactly the same. सबसे पहले यही समझ लो. यहाँ पे ये आपके पास आ गया वॉल्यूम एक्सिस, ये है प्रेशर एक्सिस. लेट अस से द इनिशियल स्टेट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस. द वर्किंग सब्सटेंस स्टीम होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, आई डोंट केयर, देयर इज सम वर्किंग सब्सटेंस. उसका ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेट है A. Of course, it has some value of volume V1 and some value of pressure P1. I will not write down the values से आपको बताने के लिए. Correct. Step number 1 आप नहीं बताया मुझे, I don't know. You are just telling me step number 1. Working substance absorbs heat. Absorbs heat. Okay. Do you remember? If I keep V equal to constant, आपने 3 गैस लॉ पढ़े थे बेसिक्स. बॉयल्स लॉ. What is Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume provided temperature is constant. Number 2, Charles law. What was Charles law? Volume is directly proportional to temperature provided pressure is kept constant. Number 3, Gay-Lussac's law. Pressure is directly proportional to temperature provided volume is kept constant. तो जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी डायग्राम विल लुक लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, नो चेंज इन द वॉल्यूम. करेक्ट. लेकिन क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपने ही बताया P इज प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट V. तो पहला स्टेप, system is going from A to B at constant volume, isocoric process. This line corresponds to heat absorption. Right? एक स्ट्रोक हो गया. Now
second stage, second step of heat engine was to convert some part of heat into work. Okay, some part of heat is converted to work. मतलब अभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? What will happen? Anyways, थोड़ा हम और डिटेल में जाते हैं. आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम चेंज होना ही चाहिए, बिकॉज यू रिमेंबर इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देयर इज नो वर्क. अभी वर्क करना है मतलब वॉल्यूम चेंज होगा मतलब गैस एक्सपांशन होगा. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होता है? अभी आपने बताया ना, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग प्रेशर शुड डिक्रीज. दिस इज सेकेंड स्टेप. दिस इज एक्सपांशन ऑफ गैस. मतलब वर्क इज डन बाय द गैस. सो वर्क डन बाय द गैस. मैं आपको यहाँ पे जनरल, I am telling you just general PV diagram, general cycle. Specific हम बाद में देखेंगे कार्नोट इंजन में क्या होता है. This is just general, okay? It will go from B to C, right? Clear? यहाँ तक clear. Now A से B में क्या हुआ? Heat absorption. उसके बाद step 2 क्या हुआ? Some amount of heat was converted to work. Step 3 में क्या होना चाहिए? remaining heat should be rejected. We will compress the gas. ये जो part है, not compress, sorry. This part is heat rejection. क्योंकि आप हीट रिजेक्ट करवा रहे हो, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब प्रेशर विल डिक्रीज. कैसे? वही इक्वेशन, P इज प्रोपोर्शनल टू T. जो हीट बच गया उसको सिंक में देना है, मतलब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो वापस से एक बार आइसोकोरिक प्रोसेस. क्लियर यहां तक? गुड. तो यू आर नाउ D. Okay, so do you remember this word? Cyclic process. What does that mean? Very good. So initial और final state same होना चाहिए. A से start हुआ, heat absorb करके वो B पे गया, isocoric process, heat absorb. Then it performs work, goes to C, work done by the gas, right? Then it rejects heat. करेक्ट. वापस से उसको ए पे आना है, मतलब यहाँ पे ये डी पॉइंट पे इट इज एट लोअर टेम्परेचर नाउ. तो आप क्या करोगे? आप वर्क डन ऑन द गैस, मतलब अभी आप पिस्टन को नीचे प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस. सो हियर दिस इज कंप्रेशन. वापस कंप्रेशन क्यों करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये इनिशियल वॉल्यूम था VI, ये यहाँ पे वॉल्यूम इज नॉट VI, बट यू जस्ट टोल्ड मी दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए. यहाँ पे जो वॉल्यूम है, एनी वॉल्यूम भी, इट इज ग्रेटर देन VI, नहीं चलेगा, तो उसको कंप्रेस करना पड़ेगा. कंप्रेस करके आप वापस से इसको इनिशियल वॉल्यूम पे लाओगे, कंप्रेशन. और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क इज डन ऑन द गैस. सो दिस इज work done on the gas, right? तो मैं वापस समझा देता हूं एक बार पूरा का पूरा साइकिल. आई एम टेलिंग यू अगेन, कार्नोट्स इंजन इज आल्सो हीट इंजन, लेकिन हर एक हीट इंजन एग्जैक्टली सेम वे में काम नहीं करता है. देयर आर स्लाइट चेंजेस. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम अभी भी वही ओल्ड डेज में जो इंजन बना था वही यूज करते रहते हैं.
तो क्या फायदा, मतलब सिर्फ गाड़ी का बॉडी चेंज कर दिया, वही वही इंजन है, नो वन विल बाय न्यू व्हीकल ऑफ कोर्स. सो यू हैव टू मेक स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन द मेथड ऑफ वर्किंग, राइट. तो जो जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज एन अजम्पशन, कि गैस इज इनिशियली एट लोअर टेम्परेचर एट स्टेट ए. It will absorb heat from where? From the source at constant volume, right? क्योंकि उसको हीट खुद के पास रखना है, आगे जाके वर्क करना है. तो what we do is हम इसको पिस्टन को फिक्स कर देते हैं जब ये हीट अंदर जा रहा है, वर्किंग सब्सटेंस में जा रहा है. वॉल्यूम इज फिक्स, नो चेंज इन वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस. एक्सपांशन बोलना ही नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. ओके, करेक्ट. नो वर्क इज डन. कब? व्हेन वर्किंग सब्सटेंस इज एब्सॉर्बिंग हीट. सो इट गोज फ्रॉम ए टू बी. नाउ वी विल अलाउ दिस पिस्टन टू मूव, मतलब वी विल अलाउ गैस टू एक्सपांड, मतलब वी विल अलाउ गैस टू डू वर्क डन बाय द गैस. तो आपकी गाड़ी का जो पिस्टन है, इट स्टार्ट्स मूविंग अब, फिर वो एक्सेल से कनेक्टेड होता है, व्हील से कनेक्टेड होता है. दैट इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, हम उसकी बात नहीं करेंगे. एक्सपांशन क्लियर? मतलब स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3, बचा हुआ हीट कहां देना है? सिंक को. तो अब हम इसको हीट रिजेक्शन अलाउ करेंगे, बट विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम. So the system is allowed to give out heat, मतलब temperature is falling down, but at constant volume, मतलब pressure should also fall down. So this is going something like this, right? Temperature कम होगा तो pressure कम होगा. Heat rejection मतलब temperature is decreasing, तो pressure भी कम होगा. तो देखो pressure की values भी कम होगी यहाँ पे, तो pressure is decreasing. Good. Then you are ultimately at point D, state D, but state D, state A, they are not equal. साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके खत्म करना है. तो अब हम क्या था, स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट हुआ था यहां से, राइट. हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ? वर्क हुआ, राइट. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बचा हुआ हीट रिजेक्ट हुआ. लेकिन वॉल्यूम कहाँ सेम है? इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं है. तो नाउ यू आर सपोज टू प्रेस इट डाउन अगेन, यू आर सपोज टू कंप्रेस अगेन. जब कंप्रेस करते तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, एंड यू आर अगेन बैक टू ए. दिस इज वन साइकिल. व्हेन अ इंजन परफॉर्म्स all these steps once, that is one cycle, right? तो आपके जो गाड़ी के इंजन होते हैं या इन जनरल जो हीट इंजन होता है, it repeatedly does this, and I don't know how many times in 1 minute, but it is very high, right? तो ये बार बार प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. It will take heat, expand मतलब piston will go up, piston कनेक्ट होता है गाड़ी के एक्सेल से, that will make the wheels rotate and your vehicle will move ahead. वापस से हीट रिजेक्शन एंड देन कंप्रेशन, वापस से पिस्टन अंदर आएगा. मैंने इसलिए बताया जब गाड़ी बंद करते हो तो वो आवाज आती है ना, टक टक टक, कभी सुन लेना उसको. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. पिस्टन इज गोइंग डाउन, सो इट इज, गैस इज गेटिंग compressed. Gas मतलब working substance is getting compressed, and finally you will have again state A. Are we good here? Right? Okay then, so we will stop at this point.